चलिए बच्चों, आबरा का डाबरा, गीली गीली शू हो जाएगा। सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई सब लोग अपने अपने घर में आग वगैरह बॉन फायर वगैरह जला लेंगे, लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाएगा जैसे पंजाब में। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो सो कॉल्ड इतने देशों में बाढ़ सुनामी आ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है भाई? साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से। जो ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग, जिससे वाटर लेवल बढ़ रहा है। रिसर्च स्टडीज, यूट्यूब हियरिंग्स एंड वॉचिंग सजेस्ट कि शायद 50 साल, 60 साल, 100 साल या 200 साल बाद मुंबई जैसी सिटी ज्योग्राफी की किताब से उठ के हिस्ट्री किताब में चली जाएगी। सुनाई पड़ी मेरी बात? जितने भी नियर द कोस्टल एरिया, सी शोज, सिटीज या जो भी हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वाटर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। खैर, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोग चिंता करिए, मैं तो निपट ही जाऊंगा तब तक। वैसे निपट तो जरा हम भी जाएंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। अब सर, ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? सर समझ गए, हमारे मोहल्ले में गुप्ता अंकल का घर है ग्रीन कलर का सर, उनके अंदर गैस रखी है सर, तो ग्रीन हाउस गैसेज हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कभी भी आप एकदम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे गर्मी के मौसम में स्पेशली गाड़ी पार्क कर दीजिए, कार अपनी, और उसके चारों शीशे इंटैक्ट बंद कर दीजिए। 2 4 5 घंटे के बाद जब आप शीशा खोलेंगे और अंदर बैठेंगे, 90% उम्मीद है कि आप फेंट हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक का अपहोल्स्ट्री का सामान होता है, सस्ती घटिया गाड़ियों में, मारुति वगैरह टाइप्स, नॉट वो महिंद्रा टोयोटा थोड़ी महंगी, अच्छा सामान लगाते हैं लोग। तो होता क्या है कि उसमें केमिकल होता है प्लास्टिक में, और उस केमिकल को हीट जब मिलती है सनलाइट से, तो वो इतना हीट हो जाता है कि वो गैस रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए इट इज सेड, जब आप कार में एंटर करें तो सबसे पहले अपना पहला ड्राइविंग सीट का दरवाजा तो आपने खोल ही लिया, चारों विंडो डाउन कर दें बटन से या जाके, और कुछ देर के लिए एसी का बटन ना दबाएं, सिर्फ ब्लोअर को ऑन कर दें, जिससे हीट बाहर चली जाएगी। तो 2 4 मिनट के बाद ही अपनी गाड़ी में आप बैठे, तो वो जो गर्म हो जाती है गाड़ी और अलग तरह की एक स्मेल सी आती है, सम मे बी एबल टू फील, सम मे नॉट बी एबल टू फील, जिनको जुकाम लगा है वो तो नहीं फील कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रीन हाउस गैस। समझ में आ गया? और ये है किसकी वजह से? मल्टीपल रीजन है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बट एक्चुअली ये जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है, इट इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जितना हम अपनी फैक्ट्रीज का कबाड़, जितना वेस्ट नदी में फेंकते हैं, नदी उसको उतना अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती है। तो हमारा देश, जहां पे गंगा को नदी माना जाता है, यहाँ पोल्यूशन इरेडिकेशन प्रोग्राम है। 10 से 15 हजार करोड़ रुपए आज तक खर्च हो चुका है। बट आप लंदन कभी गए हो ना गए हो पता नहीं, मैं तो कभी नहीं गया, फोटो में देखा है, थेम्स नदी, वहां नदी को नदी माना जाता है, मां नहीं माना जाता, एकदम साफ सुथरी रहती है। क्योंकि यहाँ पे क्या, कपड़ा भी वहीं पछाड़ना है, जाओ वहां पाप धुलाओ, पूजा पाठ होता है घर में, पूरा कूड़ा कबाड़ा वहां फेंकाएंगे जाके। इज दैट अंडरस्टूड? और कुछ लोग लोगों को ही नदी में डाल देंगे, अरे स्विमिंग नहीं आती डूब जाएगा भैया, खोपड़े में बात गई। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और कोविड का पीरियड अगर आपने देखा हो, लोगों को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, ड्यू टू व्हाट? लॉकडाउन। नदी वगैरह से अपने आप साफ हो गई, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो हमारे आपके जैसे लोगों को ही अकल थोड़ी सी लानी पड़ेगी, और तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज रिटन बाय 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें याद है जब हम स्टूडेंट थे, क्लास 12 में पढ़ते थे 25 26 साल पहले, तो जून जुलाई में गर्मी होती थी, बट ये 52 डिग्री, 48 डिग्री, इतना टेम्परेचर वंस इन अ ब्लू मून कभी आया। आजकल तो इतना टेम्परेचर होना नॉर्मल है। कोई गंजा इंसान हो, उसकी खोपड़ी पे अंडा फोड़ दीजिए, ऑमलेट बन जाए। आज ट्यूसडे तो नहीं है? ट्यूसडे तो नहीं है आज, चलिए आज ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे है, चलिए कोई बात नहीं। सी लेवल हैज रिजन सेवरल इंचेस। तो दुनिया कहाँ घूम रही है? अरे दुनिया घूम रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसलिए आपको थोड़ा कुछ इसमें करना पड़ेगा, बीइंग अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप अवॉइड करिए, कोशिश करिए जितना भी वेस्ट है वो कम से कम हो। ये है एक बहुत अच्छा सा चार्ट। चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स, चेंज इन एनिमल साइकिल, माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल्स, लेस स्नो एंड आइस, हाई टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये सारे के सारे इफेक्ट हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। पहले लोग उतना सी ट्रैवल नहीं करते जितना आज करते हैं। ये शिप्स वगैरह पे जाएंगे और पूरा कूड़ा कबाड़ कहाँ फेंकेंगे? समुद्र के अंदर।
एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, जितनी एक्वेटिक लाइफ है क्या वो उस तरह से जा पाएगी, चल पाएगी? नो, इट विल ऑल गेट डिस्टर्ब। तो ये पूरी चेन है, पूरी चेन है। जितना ज्यादा कीटनाशक या इस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, व्हाट इट विल क्रिएट चिल्ड्रन, इट विल सिंपली रिजल्ट इनटू स्मॉल इंसेक्ट्स बीइंग किल्ड। वो इंसेक्ट जब मर जाएंगे तो उनको चूहे वगैरह खाएंगे, नहीं तो चूहे भी मर जाएंगे। चूहा मरा तो अल्टीमेटली बिल्ली को उसका खाना नहीं मिलेगा, बिल्ली मर जाएगी। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, अब ये मत सोचिएगा बिल्ली मर जाए कुत्ते को क्या मिले खाने को, कुत्ता मर जाएगा इंसान को क्या मिले खाने को। तो पूरा इकोसिस्टम किसी ना किसी तरह से डैमेज हो रहा है। रेनफॉल कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी इतना कम रेनफॉल होता है कि अरहर की दाल की खेती में जितना वाटर चाहिए उतना वाटर मिलेगा ही नहीं। एज अ रिजल्ट हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको रहेगी ही रहेगी। तो दीज थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड। प्लीज पुट दिस इन योर कॉपी चिल्ड्रन। बर्ड, ये बर्ड क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। आपने सुना है कभी सरकार पराली जलाने को मना करती है? व्हाट इज पराली सॉर्ट ऑफ थिंग्स? नहीं पता। गांव में जब खेती होती है, उसके बाद जब खेत से फसल काट ली जाती है, तो जो उसका एक छोटा सा पोर्शन रूट से ऊपर वाला आपको नजर आता है उसको पराली बोलते हैं। और किसान इसको क्यों जलाता है भाई? किसान इसको इसलिए जलाता है क्योंकि उसको प्लग करके निकालने में लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है। तो सोचता है कि अगर उसको जला देंगे तो खर्चा बचेगा और लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। ये फर्टिलिटी इंप्रूव करना जो भी है और कॉस्ट बचाना जो भी व्हाट्सएवर इट इज, ये उतना ज्यादा नुकसान करता है ओजोन लेयर को या फार्मिंग टेक्निक्स को, जितना हम उसको बिना जलाए दूसरे तरीके से प्लग करके फार्मिंग फिर से कर सकते हैं। तो फार्मर्स अपनी कॉस्ट बचाने के लिए इस तरह की बर्निंग वगैरह करते हैं। इंक्रीज्ड कैटल प्रोटेक्शन विच हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिफोरेस्टेशन। पहले कैटल्स को लोग क्यों रखते थे? सिर्फ उनसे इतना दूध निकाला जा सके कि भाई परिवार का पालन पोषण हो जाए। ब्रिटिशर्स ने जब कमर्शियल फार्मिंग सिखाई, इन्होंने कैटल प्रोडक्शन बढ़ा दिया। उसकी वजह से ग्रेजिंग ऑफ लैंड जो है, घास वास चलते हैं ना कैटल, तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है और इसी वजह से सॉइल भी इरोड हो रही है। जितने जंगल ज्यादा कटेंगे उतना जो रूट्स मजबूत करके लैंड आपस में पकड़ के रखती हैं वो पकड़ नहीं पाएंगे, और इस वजह से आपको झेलना पड़ता है अर्थक्वेक एंड ऑल चिल्ड्रन। राइज इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल बनने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा स्पीड से उसको यूज कर रहे हैं। कहां पे यूज कर रहे हैं? पावर प्लांट देखा आपने? पावर प्लांट मल्टीपल टाइप्स ऑफ होते हैं। कहीं पे टरबाइन पानी से चलती है और कहीं पे कोयले को जलाकर जो स्टीम होती है उससे टरबाइन मूव कराई जाती है। वो मेले में छोटी वाली शिप मिलती है ना, जो आप आग जलाते हैं उससे स्टीम रिलीज होती है, कट 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 चलती है, एग्जैक्टली उसी टेक्नोलॉजी पे। तो आप कोल को इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं बट उसका जनरेशन उतना ज्यादा हो ही नहीं रहा है। ये रिपीट पॉइंट लिख गया है। चलिए, अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड भाई? चलिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स? मैंने बीच बीच में आपको इफेक्ट बताए भी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, वो जो गोल गोल ऐसा घूमता है ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या? हाँ, टोर्नाडो। वो सब बहुत ज्यादा हो गए, पहले ऐसे नहीं होते थे। आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, स्पेशली एट द अर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे। इट हैज लेड टू स्टीप राइज इन सी लेवल, और कोस्टल एरियाज में बाढ़ ज्यादा आ रही है। सुनामी आया था वहां चेन्नई में, कितना नुकसान करके गया। इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, कोलरा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तो अब नॉर्मल हो गया है। अब नया क्या चल रहा है आजकल? कोविड चल रहा है। थाउजेंड ऑफ स्पीशीज लाइक पोलर बेयर्स आर इन डेंजर एंड दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉर एवर। तो सर ये हमारा क्या इससे नुकसान? भगवान ने शायद पोलर बेयर्स इसलिए बनाए थे कि भाई पोलर एरिया में वो जो बर्फ होती है ना, वो उनके जीने का एक रीजन है। तो शायद उनको जिंदा रखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को जिंदा रखने के लिए लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि पोल्स पे आइस मेल्ट हो जाए। जब आइस नहीं रहेगी, क्या है पोलर बेयर वहां रह पाएगा? नो। शिमला जाइए और वहां के किसी इंसान को बोलिए आओ न्यू दिल्ली तुम रहो कुछ दिन के लिए, आप विश्वास मानिए 3 महीने के अंदर उसकी मरने की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि शिमला का AQI लेवल एयर का क्या होता है? 16 to 25। 50 से नीचे तो मैनेजेबल है, 50 से ऊपर खतरा है। दिल्ली का 785, समटाइम्स 950+। सिगरेट पीने से इंसान को उतना धुएं से नुकसान नहीं होगा जितना दिल्ली की खुली हवा में राम राम सत्य। वहां स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं, इतना स्कूल आ जाता है। तो रीजन इज अगेन चिल्ड्रन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हर घर में दो दो चार चार गाड़ियां हैं। दूसरी कंट्री में
प्रॉब्लम है, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या, वहां लोगों के पास इतने ढेर सारे पैसे है ही नहीं जितने एक एवरेज इंडियन के पास है। समझ में आ गया? कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर अंडरस्टूड बाय ऑल। कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट है? बायोडायवर्सिटी लॉस। कुछ प्रजातियां, कुछ स्पीशीज, कुछ खाने पीने का सामान ऐसा था जो हर जगह मिल जाता था, बट अब इस पर्टिकुलर रीजन से, ग्लोबल वार्मिंग से खेत वेत खराब हो गए सारे के सारे, तो अब वो फसलें आपको मिलेंगी ही नहीं। लैंड हैज बीन डिग्रेडेड। कितना हमने इतना ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया, इतना हमने फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर दी, कितने इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स नदी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लैंड के नीचे का जो वाटर टेबल है उसको भी डैमेज कर रहा है। प्रयागराज सिटी में तो मैंने सुना है लोगों से, काफी मोहल्लों में जो फ्रेश वाटर आता है, सरकारी पानी, वो हल्का सा मडी कलर का होता है, उसमें मिट्टी नहीं मिली है। मेनी प्लेसेस सीवर लाइन और वाटर लाइन आपस में मिक्स हो चुकी है। मतलब इम्यूनिटी बूस्टर पानी है वो। या तो आप निपट ही जाएंगे बूस्ट होके, या आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। सो अप टिल द एज ऑफ 37 या 38 ईयर्स आप बोल सकते हैं, मैंने आरओ वाटर तो पिया ही नहीं था। वो वाटर पंप ऑन होता था, सरकारी फ्रेश सप्लाई का पानी आता था। पुराने जमाने में घरों में वो स्टील के फिल्टर्स होते थे, अंदर वो एक रॉड लगी होती थी वाइट उसके चूने की, वही वाला पानी पीते थे। और बीमारी कभी होती ही नहीं थी, स्टमक डिसऑर्डर कभी हुआ ही नहीं। जब से आरओ का पानी पीने लग गए, तब से पेट की ढेर सारी बीमारियां पैदा हो गई। समझ में आ गया? एयर पोल्यूशन हैज इंक्रीज। मैंने शिमला और दिल्ली का आपको एग्जांपल दिया था। फ्रेश वाटर मैनेजमेंट हैज गॉन डाउन, क्योंकि अगेन कितना भी आप वाटर को ट्रीट कर लीजिए, उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज या जलकल विभाग है, वो आपको पानी सप्लाई अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। वाटर टैंक्स देखे होंगे, वो एकदम ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं सीमेंट के, उसके अंदर कितना कचरा है, उसके अंदर कितनी चीजें फालतू की आ रही है कि कभी आप सोच सकते हैं? शायद इसीलिए कोविड को सर्वाइव कर गए हम इंडियंस। इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो लैंडफिल्स वाली बात। तो वेस्ट इज ह्यूज, बट इंडिया में अभी एक सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ये आपने देखा होगा, इंटरलॉकिंग टाइल्स आपके घर के बाहर बेचती होंगी, ये इन्हीं वेस्ट चीजों से बनाई जाती हैं। दे मिक्स दैट सीमेंट लाइम एंड ऑल दैट। लाइम मतलब नींबू ना समझ लेना, चूना एंड ऑल, और उसी से टाइल्स वगैरह बनती हैं। तो काफी वेस्ट यहां पे इस्तेमाल हो जा रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हुआ, समझ में आई बच्चों बात? जीन्स स्पीशीज इकोसिस्टम्स इन अ डिफाइंड एरिया, इसी को आप क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न तरह के लोग नहीं, जीव जंतु। ह्यूमन इंटरवेंशन हैज कॉज्ड व्हाट? पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आपने अगर कभी कोई मूवी देखी हो जिसमें वो माओवादी लोग होते हैं, माओवादी मतलब वो जो एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं, हैव पीपल सीन दैट मूवी कॉल्ड एज न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव इलेक्शन करवाता है गांव में जाके, आदिवासी लोगों से मिलता है। तो ये आदिवासी लोग क्यों नहीं चाहते कि शहर के लोग हमारे यहाँ आए? क्योंकि शहर के लोगों को आने से क्या होगा? इंडस्ट्री लगेगी। जैसे हिमाचल प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं, तो वहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो ऐसी ना हो जिससे काफी स्मोक वगैरह एमिट होती हो, या पोल्यूशन ज्यादा हो, डिफॉरेस्टेशन हो। और बाहर से जाने वाला तो हिमाचल प्रदेश में बिजनेस कर ही नहीं सकता। ये रेस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किए गए हैं। कुछ स्टेट्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट दिए गए हैं। सेम इज द केस विद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अगर रैडिसन वाले सोचे कि हम होटल खोल लें, तो उनको काफी लीगल प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे। हम आप सोचे कि कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो मान लीजिए वो कैंसिल ही होगा। क्यों? बिकॉज हमारे वहां जाने से क्या होगा? पॉपुलेशन विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेगी, पॉल्यूशन लेवल्स विल गो अप, तो जितनी वहां की सीनिक ब्यूटी है वो पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। आई हैव बीन टू शिमला 3-4 टाइम्स इन माई लाइफ। और जब पहली बार गए थे तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ बर्फ होती है? कह रहे पहले तो मार्च अप्रैल तक बर्फ होती थी शिमला में। अब शिमला का एटमॉस्फेयर साल के 8 महीने एग्जैक्टली वैसा ही होता है जितना किसी दूसरे शहर का। अब वहां पे स्नोफॉल वगैरह जनरली होती ही नहीं। समझ में आ गया? तो फिर मैं अभी 2021 में एक जगह गया था, धनौल्टी। ये देहरादून से आप जाते हैं 69 किलोमीटर, तो वहां पड़ता है। तो देयर पीपल टोल्ड मी कि जनवरी फरवरी तक यहाँ बर्फ रहती है। टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10,000 पीपल। सर वहां पे है क्या? कुछ नहीं है। पहाड़ है, थोड़ी देर में वो आती है स्नो, अरे स्नो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ बादल, और थोड़ी देर में चले जाते हैं। AQI लेवल वॉज 1616, मैंने अपने मोबाइल पे देखा था। फोटो होगी तो कभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। और वहां पे एक इको पार्क है, और कुछ 10-20 होटल्स होंगे। और अगर आप उस होटल में किसी में भी स्टे करते हैं और आपको खाना खाना है,
तो आपसे पूछेगा शाम को 4 बजे, भैया क्या खाना है बता दीजिए, हम बाजार जाके शॉपिंग करके सब्जी या चिकन लेंगे और रात में बना देंगे। हम कुछ चीजें स्टोर करते ही नहीं है। फैक्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है। आपको व्हीकल भी अगर चाहिए ट्रैवल के लिए, तो आपको 1 घंटे पहले कैब सर्च करनी पड़ेगी। 10% पॉसिबिलिटी है कि विद इन एन आवर आपको कैब मिल जाए, 90% पॉसिबिलिटी आपको कैब मिलेगी ही नहीं। तो वहां पे सिर्फ लोग हैं जो पैदल चलते हैं, लोग सीनिक ब्यूटी के लिए बस जाते हैं, होटल की बालकनी में बैठते हैं और दिन भर वहां की पहाड़ देखते हैं, वॉक वॉक थोड़ी सी करते हैं। और वो फुलाने वाला गुब्बारा नहीं होता है, आई हैव अ वीडियो, हमारे बच्चे फुला रहे थे और वो बहुत ऊपर तक हाइट पे गया बट फूटा नहीं। हमारे यहाँ चौक एरिया में जाइए, फुटाइए, मुंह के सामने फूट जाएगा वो, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, एयर में गंदगी इतनी ज्यादा है। तो आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई एबल टू टेल यू। चलिए भाई, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होगा ये तो सबको पता है, एक बार रीड कर लेते हैं। डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन। पहले लौकी जिस साइज की उगती थी उस साइज की बिकती थी, आज लौकी का साइज इतना है, अभी 10 दिन लगेगा उसको उगाने में, उसमें एक तो सिरंज फोक देते हैं हम और लौकी का साइज बढ़ जाता है, खाने वाला दिमाग से छोटा हो जाता है। तो आप बेसिकली इंजेक्टेड केमिकल खाते हैं। तो सर क्या किया जाए? अपने घर में ही लौकी और ये सब चीजें उगा लीजिए सर, और फिर चिकन मटन खाइए, उसमें कोई मिलावट है ही नहीं। समझ में आ गया? वो तो उगाए वैसे गंदी तरीके से गया है। ओके। सो लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, सब्जी वगैरह इतनी ज्यादा होती नहीं है। साल के 12 महीने आपको गोभी मिलती है, गोभी जानते हैं, कॉलीफ्लावर। सीजन में जब आती है कैसे बनती है सबको पता है, ऑफ द सीजन होती है। अगर मैं आपको क्लास के अंदर ही वॉमिट कर देंगे, तो मैं उस बात को नहीं बताना चाहता, गूगल और यूट्यूब कर लीजिएगा आप शायद परमानेंटली गोभी खानी छोड़ देंगे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, इतना ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल होता है कि वो अब सब्जियों को असर करने लग गया। एंड दैट्स द बेसिक रीजन क्यों छोटे बच्चे 8-10 साल की उम्र में ही चश्मा लगाने लग जाते हैं। मैंने अपने दादाजी को, शायद जब उनकी एज 60+ हो गई होगी, 60+, हाँ, और मेरी एज उस समय रही होगी हार्डली, मान लीजिए 4 साल फॉर एग्जाम्पल, 4 साल भी नहीं रही होगी। व्हेन आई वाज 11 ही वाज 70, 20 डाइड। तो 65 साल की उम्र, जब मेरी उम्र 5-6 साल रही होगी, मैंने उनको जनरली सिर्फ रीडिंग क्लास लगाते हुए देखा है, वो पूरे टाइम क्लास लगाते थे। और हमारे जैसे चश्मुल्ले लोगों को ग्रेजुएशन में क्लास लग गया, चश्मा लग गया। और हमारे जो और कजन सिस्टर्स हैं वो तीसरी से ही अंधे हैं। मेरी बेटी को 5.5 साल की उम्र में क्लास लग गया, बेटे को 16 साल की उम्र में क्लास लगा था। अगली जनरेशन तो अस्पताल से निकलेगी चश्मा लगा के, रेवैन वाला। तो इट इज नॉट कि देर वॉज सम प्रोटीन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द मदर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द फूड दैट वी ईट बेसिकली। तो आज हम जो भी खा रहे हैं हम केमिकल ही खा रहे हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा अंडा अंडा खा लो, सही रहेगा, उसमें मिलावट नेग्लिजिबल है। और ये पिज्जा इज्जा लोग खाते हैं। सो इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कहीं पे पानी जरूरत से ज्यादा पड़ गया तो खेती खराब, पानी सही मिला नहीं तो खेती खराब। अनसस्टेनेबल फ्यूल, वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, इतना ज्यादा जंगल कटता है, लोग ले जाते हैं पेड़ काट काट के चूल्हा जलाने के लिए, खोपड़े में बात गई। तो उससे हो क्या रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन और ये अर्थक्वेक वगैरह भी यही रीजन से आता है बच्चों। एयर पोल्यूशन तो आप जानते हैं किस वजह से है, तो ईवीज पे आ जाइए। एयर पोल्यूशन विल बी कंट्रोल्ड। पता है ना सबको एयर पोल्यूशन क्या है? क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इन इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज ड्यू टू व्हाट चिल्ड्रन? व्हीकल। आंख। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था कुछ दिन पहले कोटा, 730 किलोमीटर आई ड्रोव द कार, एसी कार, खिड़की लगभग बंद ही थी। 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मेरे आंख में दर्द होने लग गई स्ट्रेन की वजह से। गॉट इट क्लियर? कुछ लोग सो रहे हैं तो उनको गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, उनको भी पोल्यूशन हो रहा है एजुकेशन का, एकेडमिक पोल्यूशन। और आप गाड़ी चला ली दिल्ली जैसे शहर में ना चश्मा लगाए, तो आपको शाम को लगेगा कि आंख का कैंसर हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, शाम को आई ड्रॉप डालनी पड़ेगी। पोल्यूशन है उसकी वजह से, पहले ऐसा होता ही नहीं था बिकॉज व्हीकल्स वेरी 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 लेस। तो चाइना में लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी अकल है, वो वॉक करते हैं, हफ्ते में एक दिन वो सिर्फ साइकिल ही चलाएंगे। यहाँ पे कोई साइकिल चला ले, लोग क्या सोचेंगे? हालत खराब हो गई है, गरीब है। तो यहाँ पे तो लोगों को ऐसा मान लिया जाता है। समझ में आ गया? नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड, पर्सनल टू व्हीलर्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। 3 लाख व्हीकल्स थी इंडिया में 1951 में, 2003 में कितनी है? 67 करोड़। एक बार मोटर ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, 2024 मार्च 31 तक कितनी रजिस्टर्ड व्हीकल हैं। शायद ये नंबर इसका 2, 4, 5 गुना तो हो ही गया।
सो पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड कार्स कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स। तो सोचिए दिल्ली में मेट्रो होने के बावजूद इतना ज्यादा ट्रैफिक है, मेट्रो ना होता तो क्या होता? एक गाड़ी के ऊपर दो चार गाड़ी चढ़ के चली जाती, तब कितना पोल्यूशन होता। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कंपेल्ड। और अभी 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स काफी सिटीज में प्राइवेट कार्स को भी बैन कर दिया जाएगा, दोज विच रन ऑन डीजल फ्यूल। दिल्ली वगैरह में तो 10 साल पहले, और हमारे शहर प्रयागराज में भी आजकल वो इलेक्ट्रिक बस, और वहां पे तो सीएनजी चल रही है। तो जो बड़ी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ओनली ट्रक्स दोज हु रन ऑन हाईवे, सिर्फ उनको अलाउड है डीजल फ्यूल यूज करना। पैसेंजर कार्स वगैरह को आप मान के चलिए 1 अप्रैल 30 तक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम कोई भी डीजल व्हीकल या कम से कम 20% सिर्फ पेट्रोल व्हीकल्स अलाउ करेंगे रजिस्ट्रेशन एनुअली फॉर यूज इन पर्सनल और पब्लिक प्लेसेस। यू हैव टू यूज ईदर अ सीएनजी व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल और अ हाइड्रोजन व्हीकल। अभी एकदम से नहीं कर सकते भाई, लोगों के ऊपर बर्डन आ जाएगा। पहले था कि आप अपनी कार कितने साल भी चला सकते हो, बट अब काफी जगहों पे बेंगलुरु एंड ऑल में 15 साल के बाद आपकी कार का रजिस्ट्रेशन ही रिन्यू होगा ही नहीं। तो आपको उसको डंप यार्ड में फेंकना ही फेंकना है, तो आपकी आपकी गाड़ी किसी के मुंह पे काला टैल्कम पाउडर ना पोत दे, इतना धुआं ना फेंक दे। गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए, लोग अपनी व्हीकल का पोल्यूशन टेस्ट कराएं। पता है कैसे पोल्यूशन टेस्ट होता है 90% इंडिया में? भैया वो गाड़ी की फोटो भेजने आगे पीछे की, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना के भेज दीजिएगा, फर्जी रीडिंग डाल देते हैं, और डेटा में आ जाता है कि व्हीकल पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है। बहुत जगह ऐसा होता है। चलिए, गैसेस के नाम याद कर लिए केमिस्ट्री क्लास। एरोप्लेन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। वोल्केनो इरप्शन से अमोनिया। उसके बाद ये जो पराली वगैरह जलाते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑल दैट। एसी खरीदते हैं लोग, PM2.5 फिल्टर लगा हुआ है। पता है उस फिल्टर की लाइफ कितनी है? 90 दिन, ओनली 90 डेज। बट मैं बोल सकता हूं बिना सुने कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में एसी आया होगा और आज तक कभी फिल्टर भी उसका चेंज हुआ होगा। तो 90 डेज के बाद वो फिल्टर काम करना बंद कर देता है। तो आप एसी यूज तो कर रहे हैं, बट एसी जिस पर्पज से आपने खरीदा था, अब वो पर्पज काम कर ही नहीं रहा है। गाड़ी में 400 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का एयर क्लीनर फिल्टर एक लगा होता है। लोग पता है क्या बोलते हैं? एसी को हवा मार के झाड़ दो, एसी को फिर से लगा दो। वो मिट्टी तो ऊपर की साफ कर देगा, बट वो पोल्यूशन को अवॉइड नहीं करेगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट थोड़ा सा अलर्ट लीजिएगा इसको। सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, ओजोन 3 एंड पार्टिकुलेट मैटर। तो खैर दोनों में सेम है। खैर ये सब पूछेंगे नहीं आपसे, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, अगर एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ पूछा गया तो। हाउ टू मैनेज, ये देखिए बढ़िया कीचड़ वाला पानी निकल रहा है, एक डुबकी लगवा दो बस इस पानी में, ना इंसान निपट जाए तो बताना। समझ में आ गया? हु इज स्लीपिंग इन द क्लास? भाई बहुत तेज हैक आ रही है। चलिए भाई, कुछ लोग सो जाते हैं क्लास में, कोई बात नहीं, इस पानी में उसको नहला देते हैं जो सो रहा है। So surface water becomes increasingly polluted, ground water has been contaminated, और waterborne diseases सुना होगा। अभी एक स्टूडेंट ही था तो मेरे से पूछा, व्हाई यू वर एब्सेंट इन द प्रीवियस क्लास। नाम नहीं बताऊंगा, प्राइवेसी कंसर्न। कह रहे सर मेरे को अपने दादाजी को लेके जाना था डॉक्टर के पास, उनका हार्ट सर्जरी हुआ है, पापा वॉज बिजी एट सम अदर प्लेस, और चाचा जी दिल्ली गए थे। मैंने कहा किस लिए? तो उसने बताया कि एक बार उसके चाचा जी गंगा जी नहा के आए, सोए, 3 घंटे बाद उठे, सुनाई देना ही बंद हो गया। तो फिर उनके यहाँ पे कुछ ऑपरेट होके कोई मशीन मशीन लगी है, हर 6 महीने में मैपिंग होती है उस मशीन की, तो वो उससे सुन पाते हैं। अब पता नहीं क्या मशीन लगी है, भगवान जाने। तो ये वाटर की वजह से ही होता है। तो सर नदी में नहाए ना? नहीं नहीं, अवश्य ना, ये पाप कैसे धुलेंगे? कान में वो सर ईयरफोन लगा लें एप्पल का। अरे नहीं भैया, कान में सर पन्नी बांध ले सर। पन्नी नहीं बांधेंगे, ईयर प्लग्स आते हैं वो लगा लीजिएगा। सर समझिए, घर में प्लग खोलेंगे मिक्सी का, तार हटाएंगे, उसी खोस लेंगे। तो देर आर प्लास्टिक ईयर प्लग्स रबड़ के, जिससे आपके कान में पानी नहीं जाएगा। सो सरफेस वाटर भी बहुत बर्बाद हो चुका है, तो ये सारे एफ्लुएंट्स फेंके जाते हैं। सर क्या किया जाए इनके लिए? इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो सही पानी है वो अंदर जाए, और जो गड़बड़ है उसको कहीं दूर जगह, कहीं समुद्र वगैरह कहीं पे फेंका जाए, जिससे कम से कम अगल बगल के लोगों को नुकसान ना हो। तो इसके लिए वाटर डिपार्टमेंट है, देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने वाली बॉडीज हैं, बट वो भी वहां जाती हैं, गवर्नर साहब की चिट्ठी लेके घर चली जाती हैं। गवर्नर साहब की चिट्ठी जानते हैं? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज। तो बस कागज पे सारा काम हो जाता है, और बाकी सब क्लासरूम में पढ़ाने काम आ जाता है।
So industry and mining activities are expanding and water is becoming contaminated due to toxic waste. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा अपने घर में कोई सामान बाहर फेंकते नहीं होंगे। अगर कल को फैक्ट्री खोले तो ट्रीट जरूर करिएगा। इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ लोग पटरी पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग लोटा लेके घर की नाली के आगे मोहल्ले में बैठ जाएंगे। दे कैन कलेक्ट और डिस्पोज ऑफ। अभी प्रयागराज में एक ये चला था, जो घर का वेस्ट वाटर था, वॉशरूम का सीवर लाइन में कनेक्शन था, जो वेस्ट वाटर था वो नाली में बहता था, उससे नाली में मच्छर वगैरह ज्यादा पैदा होते थे। तो जो हमारा ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और सीवेज डिपार्टमेंट था, व्हाट दे हैव डन, दे टुक अ जॉइंट एफर्ट कि सीवर में जो वेस्ट जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस जो वेस्ट वाटर है, कपड़े धोने वाला पानी, नहाने वाला पानी, बर्तन धोने वाला पानी, ये उतना खराब नहीं है, बट नाली में बहेगा तो मोहल्ले में घरों में सीलन आती है, मच्छर पनपते हैं अगर कहीं पे वो रुक गया तो उसको भी इन्होंने सीवर लाइन में ही डलवा दिया। तो अगर सीवर लाइन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से जैम होती है तो इस पानी की वजह से ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाएगी। अब नाली में सिर्फ दो तरीके का पानी गिरेगा, अगर कोई बहुत ढेर सारा रो रहा है सड़क पे तो उसके आंसू चले जाएंगे, या जो बारिश का पानी सिर्फ वो गिरेगा। तो इसलिए आपको 90% ड्रेन्स आजकल एकदम सूखे हुए और साफ सुथरे इसीलिए नजर आते हैं, बिकॉज दैट वेस्ट वाटर इज नॉट गोइंग इन टू द नॉर्मल ड्रेन, रादर इट इज बीइंग कनेक्टेड विद द सीवर लाइन। ओके। inadequate collection and unmanaged disposal present a number of problems। बट अब ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी और काफी स्टेट्स में इंडिया में कचड़े के डिब्बे लगा दिए गए हैं मोहल्लों में, और इतने कलाकार लोग हैं डिब्बा निकाल के अपने घर ले गए हैं, वो अपने घर का उसको डस्टबिन बना लिए हैं। प्लस एक वो गाड़ी आती है, वो गाना गाती है, हरी भरी आई है, घर का कबाड़ लेके जाएगी, निकालो सब बच्चों को बाहर जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं उनको भी तौल लेते हैं इसी में। तो वो 25 रुपए 50 रुपए चार्जेस लेते हैं और घर का वेस्ट लेकर चले जाते हैं। कुछ लोग हैं वो सड़क पे आज भी फेंक रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में थोड़ी और मुहिम फास्ट होगी और लोगों के घरों के सामने जो कैमरे लगे होते हैं सरकारी, उस पर देखा जाएगा कौन कूड़ा फेंक रहा है और उसके ऊपर फिर चालान लगाया जाएगा। फिर चालान में लोग बोलेंगे चाचा विधायक है हमारे, समझ में, विधायक साहब इनके पास ज्यादा पैसा है, इनसे तो और चालान लेंगे हम। होगा धीरे धीरे, परेशान मत होइए, सुधार आ रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो कोई भी सुधार नहीं आएगा, ऐसे कम से कम कुछ सुधार तो होगा ही होगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। रिसोर्सेस को ऐसे इस्तेमाल करें कि आज भी अवेलेबल हो और भविष्य में भी। तो नीड शब्द का मतलब क्या है? रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करेंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस पर्टिकुलरली द पुअर मेजॉरिटी फॉर फूड, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, वाटर एंड हाउसिंग। अब आप में से काफी बच्चे होंगे जिनके घर में एयर कंडीशनर है, यस और नो? बट कोशिश करिए उसको तभी यूज करें जब अनबेरेबल हीट हो। दिन भर सिर्फ रईसी दिखाने के लिए पड़ोसी के एसी चल रहा है दिन भर, तो हमारे यहां भी चलेगा। किचन में भी एसी लगवा दिया, बाथरूम में भी एसी लगवा दिया, गराज में कुत्ता सो रहा है उसके लिए भी एसी लगा दिया। अरे कुत्ता पालने की जरूरत ही क्या है, पहले इंसान तो पाल लो कम से कम। समझ में क्या? तो इसलिए थोड़ा बचा के चलना है आपको। फ्यूचर जेनरेशन का मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके बाद वाली, जिनको वही क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, वही सारी चीजें मिले जो आपको मिलती थी। तो अभी ये रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट में हमारे जाहिल अफसरों ने क्या किया, 2-2 साल के, 5-5 हजार-हजार साल के पेड़ काट दिए और पिल्ली पिल्ली प्लांट लगा दिया, छोटा छोटा सैपलिंग। अब उसमें भी कुछ लोग वो जो केज है उसको उठा के अपने घर ले जाएंगे, जितने गंजेड़ी भंगेड़ी लोग होते हैं, लोहे में कबाड़ में उसको बिकवा देंगे, ऐसे लोग भी हैं। तो शॉपकीपर्स शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपको हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे आपके वाटर टैक्स में या हाउस टैक्स वगैरह में, जो आप शॉप पे करेंगे। ये जो पेड़ लगाया मरना नहीं चाहिए, अगर ये मरा तो हम आपको मार डालेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? हमारे मोहल्ले में पेड़ लग रहे थे बहुत साल पहले, कुछ तो घर वाले बोले पेड़ मत लगाओ, चोर चढ़ के घर के अंदर चला आएगा। वाह वाह वाह, इन्हीं घर मिला चोरी करने के लिए। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो ऐसे भी लोग हैं भाई। कुछ लोग बोले कि पेड़ मत लगाओ, जड़ें मजबूत होंगी, घर के फाउंडेशन को हिला देगा। वाह वाह वाह, तो अनपढ़ जाहिल लोग भी हैं हिंदुस्तान में। समझ गए? बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? बोला था ना, केला खाएंगे, सेब खाएंगे, छिलका फेंकेंगे नहीं, उससे क्या बनाएंगे? खाद बनाएंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? बायो कंपोस्ट। सुनाई पड़ा? तो दिस इज कॉल्ड एज बायो कंपोस्ट। ये नहीं कि बायो की किताब में दोस्त के साथ मिलकर कुछ कंपोस्ट किया तो बायो कंपोस्ट बन गया। तो घर में आप खाद बना सकते हैं। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें याद है, हम शायद रहे होंगे 7 साल के आसपास, तो हमारे घर में एक अंगीठी हुआ करती थी। आप लोग ने बच्चों अंगीठी देखी है कभी? नहीं देखी? अच्छा।
अंगीठी हुआ करती थी, और वो जो ब्लैक वाली दाल नहीं बनती उसको कुक होने में बड़ा टाइम लगता है, तो अंगीठी के ऊपर ही प्रेशर कुकर रख दिया जाता था, और दिन भर धीरे धीरे वो दाल कड़ती रहती थी, बनती रहती थी। इससे होता क्या है, जब लो फ्लेम में दाल बनेगी तो जो उसका एनर्जी लेवल न्यूट्रिशेंट है वो खराब या खत्म नहीं होगा। आज जो खाना बनता है 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट और बॉयल होता है, जिससे उसके न्यूट्रिशंस जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे उड़ जाते हैं। सर वे काम करेंगे, कुकर के ऊपर छाता लगा देंगे, छाते में सब इकट्ठा हो जाएगा, चाट लेंगे पूरा छाता। अरे ऐसे नहीं होगा। तो वो सब जो खाना था वो आपको फायदा देता था। आज जो आप खाना खाते हैं टेस्ट तो है, बट दिमाग की उत्पत्ति हो ही नहीं पा रही है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, सर व्हाट इज दिस? भाई दिस इज कि अगर आपको बुखार चढ़े, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई मत लीजिए, बट इतनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर आप उनको यूज कर लेंगे तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मेडिसिन बनाने में हो रहा है दैट विल बी रिड्यूस्ड और प्रैक्टिकली फिनिश्ड। अभी मैं वो वेब सीरीज देख रहा था पिल, जियो सिनेमा में, आप देखिएगा। तो उसमें एक जज साहब होते हैं, जिनको ये रितेश देशमुख साहब होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, कहते हैं हमको फैक्ट्री में छापा मारना है, लोग गलत दवाई बनाते हैं, जो बोल के दवाई बेचते हैं वो कॉम्पोजिशन दवाई के अंदर है ही नहीं। तो जज साहब ने बोला हाँ मेरे को डायबिटीज है और बीपी है, तो मेरा डॉक्टर कहता है दवाई के बावजूद योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ये करिए। तो भैया जब यही सब करना, दवाई क्या कर रही है? वो बिल बना रही है डॉक्टर का। गॉट इट क्लियर? तो हु डॉक्टर से थोड़ा वॉक वॉक भी कर लीजिए, समझ लीजिए फर्जी डॉक्टर दवाई दे रहा है। मैं एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने एक डॉक्टर साहब थोड़ा खाना पीना अनइवन हो जाता है, तो बॉडी फिटनेस के लिए क्या करें, कोई दवाई दे दीजिए। कह रहे दवाई क्या करेंगे लेके, 4-5 किलोमीटर वॉक कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगा। माई सन हैड सम कैल्शियम प्रॉब्लम, तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर, एमडी है वो सरकारी विभाग में, तो मैंने कहा रवि भाई बताओ कौन सी दवाई बेटे खिला दें। कह रहा अभी थोड़ी सी दवाई ले लो थोड़ा बैलेंस करने के लिए, एल दूध दही टनाटन खिलाओ उसको, उसी से कैल्शियम बढ़ेगा, दवाई से कैल्शियम नहीं बढ़ेगा। 2-4-6 महीने का असर है, फिर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनका कोई नाम वाम है ही नहीं, क्योंकि लोग इनके यहाँ जाते ही नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक को कह रहे हैं खाना पीना ठीक कर लो, दवाई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। फूड डाइजेस्ट करना है, पपीता खा लीजिए, काम खत्म। खाएंगे क्या? मोमोज, चाउमीन। इज दैट क्लियर? तो बुद्धि भी मोमोज की तरह है, ऊपर तो फूला हुआ अंदर से खाली। टू चेंज द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इतनी बातें हो गई हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाइए, मतलब सर वो जो यूट्यूब में आता है डीआईवाई, मिनी हाइडल प्लांट घर में बना दिया जाए और उसी से बिजली की सप्लाई हो। हाँ थोड़ा सा वैसे ही, बट अगेन अगर आप अपने घर को ईस्ट फेसिंग बनाए, सूरज कहां से निकलता है भाई? ईस्ट से, तो आपका घर हाईली लाइटेड होगा। तो अभी मेरे नए टेनेंट आए, उन्होंने बोला भाई आपके घर में लाइट बहुत है। मैंने कहा मेरे पापा ने जब लैंड परचेज किया था तो उनकी प्रायोरिटी यही थी कि ईस्ट फेसिंग घर खरीदेंगे। एडवांटेज क्या है? जब सूरज ढलेगा तभी लाइट की यूज ज्यादा होगी, दिन भर आपको लाइट का उतना इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करेंगे। आपके घर में सूरज की रोशनी जितनी ज्यादा आएगी, सीलन वगैरह का इफेक्ट कम पड़ेगा और पेंट की लाइफ बढ़ जाएगी। तो जब आप पेंट खरीदेंगे कम, तो पेंट का प्रोडक्शन भी फैक्ट्री में कम होगा। तो वास्तुशास्त्र वाले यही सब चीजें बताते हैं। तो है बेसिकली साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट वो रिलीजन से जोड़ के वास्तुशास्त्र बना दिया, एक नई दुकान चालू हो गई उनकी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ, सॉरी, हाँ रेस्ट्रिक्शन ऑन बायोपेस्ट, उतना ही बायोपेस्ट या खाद वगैरह यूज करें जिसमें पौधा मरे ना, और प्लांट का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो मेंटेन रहे। एंड वी शुड यूज विच टाइप ऑफ फ्यूल? क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी, एलएनजी, इन सब चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। समझ में आ रही है बात? दाल मम्मी आपकी बनाती होंगी, चने छोले बनाते हो घर में बनते? हाँ सर एमडीएच मसाला भी मिलाती है मम्मी। तो बुलाइए कभी, आया जाए खाया जाए, फिर मैं आपकी तारीफ करूंगा मम्मी की। तो ये चना छोला, ये जो भी चीजें बनती हैं, इनको पहले भिगो देते हैं। क्यों? अरे सर नहा धोके फ्रेश हो जाए बढ़िया। अगर आप बगैर भिगोए बनाएंगे तो कुकिंग टाइम विल इंक्रीज, और भिगो के बनाएंगे तो कुकिंग टाइम विल बी लेस, जिससे फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया भाई? नहीं समझ में? तो बायो कंपोस्ट समझ में आ गया सबको? ज्यादा यूज करने में प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज गॉन डाउन। स्टार्टिंग में लगता है कि हम फर्टिलाइजर यूज करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़े, बट एक दिन बाद वो जमीन बंजर हो जाएगी। वाटर बॉडी हैज बीन कंटामिनेटेड, इतना ज्यादा केमिकल आपने यूज किया कि जो वाटर बेड है जहां से पानी आ रहा है वो पानी पूरा का पूरा पीने लायक है ही नहीं। तो थोड़ा सा खाना पीना कम खाएं, व्रत वगैरह का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था। एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, प्लस आप ज्यादा खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो जब डकार डकार ना मान ले दो चार
4 पूड़ी की रिक्वायरमेंट है, दम आलू बढ़िया बना है, लपेट गए 15 पूड़ी। और कहीं दोस्त यार क्या चलेगा तो ये हमारे 8 पूड़ी खाया था, हम 8 तो वो बराबर करने लिए 6 और खाएंगे, चाहे पेट खराब हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ठीक ठाक खाएंगे तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग कंपोस्ट मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। अगेन कहना आसान है, बट इस तरह के हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सब लोगों का पेट भरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। समझ में आ गया? तो आप अपने घर में धनिए का पौधा लगा सकते हैं। अब आम वाम की खेती तो आप कर नहीं पाएंगे, गॉट इट क्लियर? गेहूं वगैरह तो भाई मिनिमम नेसेसिटी है। अब वो रईसी चालू है लोगों के अंदर, रंग बिरंगी शिमला मिर्ची चाहिए इनको, हरे रंग की गोभी चाहिए, पड़ोसी के यहाँ शादी में बनी थी हम भी बनवाएंगे। सिर्फ बराबरी करनी है, शो ऑफ का कॉन्सेप्ट है सारा। समझ में आ गया? कुछ जगह पे सब्जी मंडी में पता है लोग क्या करते हैं, छोटी गोभी को हरे रंग में डुबो के आपको बेच देते हैं, लो हरी गोभी। और कुछ उससे चतुर मेरी तरह, जरा हरी गोभी देना, समझ गए कि लोकल छाप है ब्रोकली खरीदने वाला, वो ब्रोकली भी सस्ते दाम में ले आएगा। नॉन कन्वेंशनल तो अगर आप यूज करेंगे, जैसे सर हमारे जॉइंट फैमिली में टिल 1991 वी वर हैविंग जॉइंट फैमिली, हमारे घर में सोलर कुकर था। सोलर कुकर कभी देखा आप लोग ने? एकदम वो अटैची की तरह होता है, वो खुल जाता है। नीचे के एरिया में आप कढ़ाई में कुछ सामान में रख दीजिए, और वो 60 डिग्री 90 डिग्री सनलाइट के हिसाब से आपको उसको चेंज करना पड़ता है। और सनलाइट जो आएगी वो उसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट होगी तो कुकिंग वुड स्टार्ट। ऐसा शिरडी साईं धाम में जो किचन है जहां पे वो 12 रुपए 15 रुपए थाली में खाना खिलाते हैं, वो सोलर कुकिंग बहुत यूज करते हैं। तो यूट्यूब में आप देखिएगा, वहां पे उनके पास मोटराइज्ड मशीन्स हैं और उसपे टाइमर सेट है। तो सन जिस साइड पे जितने बजे रहता है, ऑटोमेटिकली वो मिरर उधर घूम जाते हैं और उससे उनको सप्लाई मिलती है। तो वो कुकिंग करने से व्हाट हैपेंस कि भाई एक तो सस्टेनेबिलिटी भी है, एंड कॉस्ट ऑफ कुकिंग इज वेरी 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 लेस, प्लस एक्सीडेंट के खतरे से हम बच जाते हैं। सो इफेक्टिवली यूज टू रिप्लेस थर्मल एंड हाइड्रो पावर। आपने देखा होगा आपके घर में शायद जो एलपीजी गैस है बच्चों, ये सिलेंडर से भी आती होगी, और काफी जगह आजकल पाइप्स यूज हो रहे हैं। तो फायदा क्या है भाई पाइप यूज होने से? एक तो सिलेंडर की जो कॉस्टिंग है वो बच गई, उसका ट्रांसपोर्टेशन बच गया, और अगेन जो प्रोडक्शन लाइन पे पॉल्यूशन हो रहा है दैट हैज कंप्लीटली कम टू एन एंड बेसिकली। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर आप यूज करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज वो, और कौन सा आता है आजकल क्या बोलते हैं उसको, अरे एप्पल का फोन भी वैसे ही चार्ज हो जाता है, अरे हाँ इंडक्शन कुकटॉप। तो इंडक्शन कुकटॉप में भी फायदा है, फ्लेम्स वगैरह नहीं होंगी, धुआं नहीं होगा, तो जिससे अस्थमा का प्रॉब्लम या जो पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में वो खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में आप जाइए या होटल्स में, आजकल वो इन्हीं कुकटॉप्स को यूज करते हैं। ओके, तो सर इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगी? सोलर पैनल से। बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, उससे आप इंडक्शन कुकटॉप चला सकते हैं। सो इंडिया इज नेचुरली गिफ्टेड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी। ऐसा क्यों? हमारा जो लोकेशन है 82 डिग्री 22 डिग्री एंड ऑल दैट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो ऐसा है जिसमें साल में मेजॉरिटी इंडिया को 10 महीने तो धूप प्रॉपर मिलती है। और प्रयागराज के लिए तो स्पेशली एक सूरज चाचू अलग से बनाए गए हैं। तो ऐसा जो नॉर्थ इंडिया का मेजोरिटी पार्ट है, ऊपर की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, दिल्ली के ऊपर वहां थोड़ा धूप कम है हिमालय के पहाड़ियों की वजह से, बट जितना आप नीचे की तरफ आएंगे नियर द सी शोर, आपके सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल सकती है। तो ये बेनिफिट इंडिया में है। तो अगर इंडिया में कोई कंपनी काम कर रही है सोलर एनर्जी में, उसका शेयर खरीद लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। दुनिया में 17 ऐसे देश हैं जहां पे ये सोलर सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी है, जिसमें से अपनी एक वो आर से कंपनी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एक बार मैंने बताया हुआ है आपको, क्या नाम है, राजश्री करके कुछ है, ऐसे कुछ नाम है, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। तो 17 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड जो इस तरह के सोलर पैनल्स बना पाते हैं। तो इंडिया में भी 2-3 कंपनीज हैं काम करने वाली। आयुर्वेदा नेचुरल प्रैक्टिसेस मैंने भी आपको बता दिया है, तो इसके बारे में कुछ खास है नहीं। कभी चोट वगैरह लग जाती है, छिल जाए कुछ, तो लोग क्या करते हैं, वो हल्दी लेप और प्याज वगैरह लगा लेते हैं उसके ऊपर, सरसों के तेल में। तो व्हाट हैपेंस कि इससे जो जो दवाई का इफेक्ट और प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ना दवाई बनानी पड़ेगी, ना वेस्ट और केमिकल एफ्लुएंट्स फैक्ट्री के फेंके जाएंगे समुद्र के अंदर। तो इट विल बी कंट्रोल्ड चिल्ड्रन। कंजम्पशन का पैटर्न चेंज करिए, डिजायरेबल लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड शुड बी देयर। और ज्यादा खाने पीने में ढकोसने पे इस्तेमाल कम से कम, चाउमीन वाउमीन टाइप चीजों को कम खाइए। सर वो आटा नूडल्स खा लें, अरे जरूरत क्या भैया, रोटी खाओ। हमारा शरीर नूडल्स को उतनी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से वो चोकर से बने आटे की रोटी को डाइजेस्ट कर लेगा। और लोग ये आटा खरीदते हैं चक्की फ्रेश आटा, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, सारी कंपनी चोर है, सब चोर है। जो चोकर वाला आटा होता है मैक्विटीज के बिस्किट में बिकता है,
गॉट इट क्लियर? तो आप मोहल्ले की चक्की पे जाइए, आटा नहीं पिसवाना है, गेहूं पिसवानी है। आटा पिसवाएंगे तो और नुकसान है, मैदा बन जाएगा, आंतों में चिपक जाएगा। इज दैट क्लियर? और गेहूं कौन सी खरीदे? K68। समझ में आ गया? सो इट कुड बी थ्रू एजुकेशन, इंसेंटिव एंड लेजिस्लेशन। ऐसे कानून बनाए जाएं फूड डिपार्टमेंट के थ्रू जो इस तरह के आटे की सप्लाई को रोक पाए। बट होता क्या है, कानून है, सब कुछ है, जो टीम जाती है वो गवर्नर साहब की चिट्ठी लेके लौट आती है। चाचा विधायक है हमारे, यही सब चलता है हिंदुस्तान में। तो इंसेंटिव दिए जाएं, बट लोग भी तो गवार टाइप के है ना। मैदे की रोटी उनको ज्यादा अच्छी लगती है, आटे की रोटी कम अच्छी, वो खाएंगे ही नहीं। तो रेस्टोरेंट वाला बेचारा क्या सोचे? खोपड़े में बात गई। लोग वो डाई लगाते हैं बाल में, देखा होगा आपने, 25 रुपए की डाई आती है, ऐसे हाथ में लेके चपोड़ लें। महीने में एक बार चपोड़ लिए ना, 10 साल बाद कैंसर हो जाए तो बताइएगा मेरे को। अमोनिया सीधे इंटेक कर रहे हैं आप, सीधे इंटेक कर रहे हैं। जहर पी लो, इससे अच्छा मर जाओ आज ही। तो सर क्या किया जाए? वो नेचुरल मेहंदी जो हाथ में लगाने वाली आती है, वो खरीद के लगा लीजिए। और बाकी बुढ़ापा तो भाई समय से आएगा ही आएगा। खोपड़े में बात गई। मेरे घर वाले कहते हैं लगा लो, थोड़ा व्हाइट बाल हो गया है। मैंने कहा नहीं, सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल हो गया है। तो इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, मिनी हाइडल प्लांट्स ऐसे लगाए जा सकते हैं। हाँ सर, ये यूट्यूब में आता है। खैर ये सब तो फालतू बकवास है, एंड एवरेज इंडियन कैन नॉट डू दिस। बट बाकी जो चीजें बताई हम उसको लाइफ में काफी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रीम्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाया हाइडल मिनी प्लांट्स। मिनी, हाँ, जिन शहरों में नदियां हैं वहां पे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। बट हमारे धोबी लोग क्या करेंगे, यहाँ कपड़ा पछाड़ेंगे अपना। ओके, such power plants are more or less environment friendly and generate enough power to meet the local demands. But again solar इससे भी बढ़िया है। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई? नीम ऑयल, ये कौन है सर, बड़ा घूर के देख रहा है? अरे ये है वो, कौन है जो आप लोग कभी कभी मेरे को और पापा मम्मी को बनाते हैं? उल्लू। यूज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड, आउल एज नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। अगर ये मर जाएंगे तो जो छोटे मोटे कीड़े खाते हैं वो यही लोग खाते हैं। ठीक, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। नीम खली प्लांट्स में डालते होंगे आप लोग घर में शायद, जिससे पौधा ठीक ठाक हो। आप नीम ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं। इंडिया में ये तो आयुर्वेदा ऑयल्स वगैरह बहुत चलते हैं, जिससे फैक्ट्री की बनी हुई चीजों का जो केमिकल है वो आपके शरीर पे एम्प्लॉय नहीं होगा। पहले लोगों के घर में बाथरूम नहीं होते थे, मतलब पहले, मतलब मैं परसों नरसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 50 साल पहले नदी में जाते थे लोग नहाने के लिए। तो कभी आप भी अगर नदी वगैरह में नहाने गए हो, गंगा जी वगैरह में, क्या कभी आप वहां शैम्पू करते हैं अपने बालों पे? क्या आप साबुन लगाते हैं? नो। वाटर के फ्लो से आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है। एंड व्हेन यू डिप योर होल बॉडी इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और उसमें पानी जाता है और गंदगी खींच के ले आता है वाटर के करंट की वजह से। तो घर में कितना भी नहा लीजिए, ना शरीर साफ होगा ना मन। साबुन कितना भी थोप लो, रिन से नहा लो, मैं एक बार ट्राई भी किया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गंगा जी वगैरह में स्नान कर लीजिए, जमुना जी मत करिएगा, तो बाकी लोगों को 13 दिन बाद स्नान करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बॉडी भी साफ हो जाएगी, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी आपके अंदर। तो इस मामले में उस जमाने के लोग काफी स्ट्रांग रहा करते थे। बट अब पता लगा 7 बजे स्कूल है, अब गंगा जी बच्चा नहाने कब जाए? लेट हो गया स्कूल में, क्यों लेट हुआ? गंगा जी गए थे ना नहाने। ओके, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, सब कहने वाली बात है। बट अप टू व्हाट्सएवर एक्सटेंट वी कैन यूज दीज नेचुरल ऑइंटमेंट्स एंड ऑल, वी शुड यूज। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर पे डीओ मत छिड़किए, डीओ छोड़ के वो लगा लीजिए, इत्र लगा लीजिए, वो ऑयल बेस्ड होता है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ गया? अब आता थोड़ा सा महंगा है, और फिसफिसाने वाला सस्ता आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हफ्ते में एक बार नहाएंगे और इत्र यूज करेंगे, अब ये भी गलत है। नहाइए कम से कम गर्मी में 2 बार और सर्दी में एटलीस्ट एक बार। समझ गए भाई? क्लीनर फ्यूल यूज करें, गोबर गैस यूज करें। अक्षय कुमार जी का एक ऐड आता है, घर में ही बायो पेस्ट बनवा लें, और उसी में पूरा वेस्ट एलिमिनेट होगा, और उससे काफी गैस। सर हम तो खाना ना खाएं अपने घर में ऐसा? अरे गैस है, खाने के अंदर चढ़ा थोड़ा आ रहा है। यूज ऑफ सीएनजी इज बीइंग प्रमोटेड एंड यूज ऑफ गोबर गैस, गांव वगैरह में ऐसा बहुत होता है, क्योंकि वहां पे सिलेंडर की सप्लाई वगैरह पॉसिबल नहीं है। शहर के लोग थोड़े आलसी होते हैं, इसलिए कम करते हैं सब काम। सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली लोअर एयर एंड हाउस होल्ड पॉल्यूशन। समझ गए इस बात को कायदे से? कोई क्वेरी किसी की? चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर संपूर्ण तरीके से होता है समाप्त।